Once again, welcome to my channel Surprising Films World. फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी जो 2001 में रिलीज़ हुई थी, जीपर क्रीपर की कहानी लाया हूँ। वैसे तो अब तक इसके कई पार्ट आ चुके हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है, जिसे आप एंड तक देखते हुए ज़रा भी बोर नहीं होंगे। कहानी की शुरुआत में हम सड़क पे आती हुई दूर से एक गाड़ी को देखते हैं, जिसके अंदर ट्रिश और डैरी बैठे होते हैं, जो कि बहन भाई हैं। दरअसल इन्हें गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी और वो अपने घर जा रहे होते हैं। ट्रिश का अपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा ख़राब था। डैरी उसका दिल बहलाने के लिए सामने जाते एक ट्रक की नंबर प्लेट पर लिखे नंबर्स को देखकर उससे एक गेम खेलने लगता है, जिसमें उन्हें एक दूसरे को इन नंबर्स का मतलब बताना होता है, जो कि एक फन गेम थी। डैरी नंबर प्लेट को देखकर कहता है कि ये फेवर लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिश हंसते हुए कहती है कि बेवकूफ़, ये फेवर नहीं बल्कि फॉर एवर लिखा हुआ है, जिस पर डैरी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता हुआ हमें दिखाई देता है, जो उनके बिल्कुल करीब आकर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। बुखलाहट में डैरी से गाड़ी संभाली नहीं जा रही होती। डर के मारे वो गाड़ी को दाएं बाएं घुमा रहा होता है। फिर ट्रिश उसे गुस्से से गाड़ी को एक तरफ करने का कहती है, ताकि वो ट्रक वाला वहां से जा सके। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक उनको क्रॉस करता हुआ आगे निकल रहा होता है। जब वो थोड़ा आगे निकलता है तो ये दोनों उसकी नंबर प्लेट देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ था बीटिंग यू। फिर थोड़ी देर सुकून में आने के बाद ट्रिश उसे बताती है कि कई साल पहले उसके कुछ फ्रेंड इस हाईवे पर गुम हो गए थे। लोगों का कहना था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी को तो ढूंढ लिया गया था, लेकिन उनकी बॉडीज का कोई पता ना चल सका। इसके जवाब में डैरी कहता है ये सिर्फ अफवाहें हैं, और ये अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई गई हैं ताकि यंग जनरेशन नशे की हालत में गाड़ी न चला सके, इसीलिए इस हाईवे पे सबको डराया जाता है। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक चर्च दिखाई देता है। जब वो गौर से देखते हैं तो कोई आदमी कपड़े में लिपटी किसी चीज को एक होल में फेंक रहा होता है। जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें वहीं पर वो ट्रक भी खड़ा नजर आता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए थे। वो देखते हैं कि वहां पर खड़ा पुरसरार शख्स उन्हें देख लेता है। फिर वो बुरी तरह डर जाते हैं और फौरन ही वहां से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। वो पुरसरार आदमी भी अपना ट्रक लेकर उनके पीछे आने लगता है। ट्रिश बुरी तरह डरी हुई थी और वो अपने मोबाइल पर पुलिस को कॉल करने की मुसलसल कोशिश कर रही होती है, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो ट्रक वाला भी गोली की स्पीड की तरह उनके सर पर आ पहुंचता है। फिर वो जोर से उनकी गाड़ी में टक्कर दे मारता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी खेतों में घुस जाती है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उनकी गाड़ी काफी खराब हो गई थी। डैरी ट्रिश से कहता है कि हमें वापस उस चर्च पर जाना होगा ताकि हम देख सके कि आखिर वो आदमी वहां पर किस चीज को नीचे फेंक रहा था। ट्रिश उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि हमें आगे जाकर शहर में पहुंचकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन डैरी मुसलसल उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार ट्रिश उसकी बात मान लेती है। फिर वो दोनों उस पुराने चर्च के पास जाने लगते हैं। गाड़ी को एक तरफ खड़ा करके वो उस बने बड़े पाइप के पास पहुंच जाते हैं, जहां से उस पुरसरार आदमी ने कोई चीज नीचे फेंकी थी। फिर वो देखते हैं कि एक बड़ा सा पाइप नीचे कहीं बेसमेंट में जा रहा है। उन दोनों को यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। फिर डैरी उसके अंदर झांक कर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर जैसे ही वो वापस लौटने लगते हैं, उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। फिर डैरी ट्रिश से कहता है कि जल्दी से गाड़ी से टॉर्च लेके आओ ताकि मैं उसके अंदर जाकर देख सकूं। फिर डैरी पाइप के अंदर लटक कर देखने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ट्रिश उसे बार बार कह रही होती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डैरी बस जिद था कि वो इस पाइप के अंदर जाकर जरूर देखेगा। फिर डैरी ट्रिश से कहता है कि तुम मेरी टांगों को मजबूती से पकड़ो, मैं थोड़ा आगे होकर देखने की कोशिश करता हूँ। फिर जब डैरी उसके अंदर दाखिल होता है और वो टॉर्च की मदद से नीचे देखने की कोशिश कर रहा होता है, उसे फिर से नीचे से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर अचानक से वहाँ पर कुछ चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। डर के मारे ट्रिश से उसके पांव छूट जाते हैं और डैरी उस पाइप से होता हुआ सीधा नीचे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ऊपर खड़ी ट्रिश उसे आवाजें दे रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद डैरी को होश आता है और वो उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ। इसी दौरान डैरी की नजर वहां पर पड़ी एक लाश पर पड़ती है, जो कि कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी। फिर वो डरते हुए उसके करीब जाता है। वो देखता है कि इसके अंदर कोई सांस ले रहा है। फिर जब वो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, वो देखता है कि एक नौजवान लड़का जो तकलीफ की वजह से तड़प रहा होता है। फिर वो अपने पेट की तरफ इशारा करता है। जब डैरी वहां से कपड़ा हटाता है तो उसकी चीख निकल जाती है।
वो देखता है कि उसके सारे पेट पर किसी ने ढेर सारे स्टिचेस लगा दिए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर से सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए हों। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के की दर्द की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है। डेरी बुरी तरह घबरा जाता है। फिर वो चीख चीख कर ट्रिश को बताता है कि किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुलाओ। फिर वो ऊपर ढूंढने का रास्ता तलाश करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके शूज पर छत से कोई चीज टपकती है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो सख्ते में आ जाता है। वो देखता है कि हर तरफ सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज लटकी हुई हैं, जिसे किसी ने बुरी तरह काट के वहां पर लटकाया हुआ था। फिर उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि ये तो ट्रिश के वही दोस्त हैं जो 23 साल पहले खो गए थे, और उनकी बॉडीज को भी एक दूसरे के साथ सिलाई कर वहां पर लटकाया हुआ था। हर तरफ लाशें ही लाशें देखकर बुरी तरह डर गया था। फिर आखिरकार वो हिम्मत करके किसी रास्ते से बाहर निकल आता है। ट्रिश भी उसे देखकर घबरा जाती है। वो वहां से उस गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पास के बने एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, और गाड़ी से नीचे उतरते ही उनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो चर्च की तरफ जा रहा होता है। फिर वो दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रिश उस रेस्टोरेंट की मालकिन से पुलिस से फोन पर बात करने के लिए कहती है। फिर वो अपने भाई को हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि पास पड़े फोन पर बेल बजना शुरू हो जाती है। जब ट्रिश फोन अटेंड करती है तो फोन पर उन्हें एक औरत बताती है कि तुम दोनों की जान खतरे में है, तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। फिर डैडी ट्रिश से फोन पकड़ लेता है और उस औरत को पागल समझकर फोन बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो उन दोनों की बात पर यकीन नहीं कर रही होती। फिर डैरी और ट्रिश वहाँ बैठे सभी लोगों को उस चर्च में पड़ी बॉडीज के बारे में बताते हैं, जिसमें वो सारे सहम जाते हैं। अभी वो वहाँ खड़े पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट की मालकिन उन्हें बताती है कि किसी ने तुम्हारी गाड़ी में पड़ी चीजों के साथ छेड़छाड़ की है। फिर जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी में पड़े सभी कपड़ों को किसी ने गाड़ी से बाहर फेंक दिया होता है। फिर वो औरत उन्हें बताती है कि कोई अजीब सा आदमी तुम्हारी गाड़ी के अंदर पड़े कपड़ों को सूंघ रहा होता है। फिर डैरी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और अपने कपड़ों को उठाकर समेटने लगता है। अब पुलिस वालों को भी उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर उनके साथ उस चर्च की तरफ चल पड़ते हैं। रात बहुत हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों की गाड़ी के ऊपर कोई खड़ा होता है। पुलिस वालों को भी गाड़ी के ऊपर कुछ शोर महसूस होता है। फिर जैसे ही वो पुलिस वाली औरत शीशे से बाहर निकलकर देखने लगती है, ऊपर खड़ा वो पुरस्कार आदमी उसे खींच लेता है। फिर अचानक से वो गाड़ी की छत को चीरकर दूसरे पुलिस वाले की गर्दन को पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। फिर थोड़ी देर के बाद कोई चीज डैरी और ट्रिश की गाड़ी पर आकर गिरती है। फिर वो अचानक से अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। जो चीज उनकी गाड़ी के ऊपर गिरी थी दरअसल वो उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर था। फिर अचानक से पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से वो खौफनाक शक्ल वाला पुरस्कार आदमी बाहर आता है, जिसे हम पहली दफा करीब से देखते हैं, और नीचे उतरते ही उस कटे हुए सर को वो उठा लेता है और सूंघना शुरू कर देता है। फिर बुरी तरह वो उसको खाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर निकल आने के बाद वो वहाँ पर एक बने घर के पास गाड़ी रोक लेते हैं ताकि वो किसी से मदद ले सके। फिर वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। फिर वो उनका यहाँ आने का मकसद पूछती है तो ट्रिश कहती है कि हमें पुलिस से बात करनी है, हमें आपका फोन यूज करना है। उस औरत ने बहुत सारी बिल्लियां पार रखी थी। फिर अचानक उसके घर की लाइट बंद हो जाती है। वो बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और भी है। फिर अचानक से उस बूढ़ी औरत की नजर सामने खड़े एक स्टेचू पर पड़ती है। वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कोई स्टेचू घर के बाहर नहीं रखा। फिर वो अंदर से अपनी गन निकाल कर ले आती है। फिर वो जैसे ही गोली चलाती है वो चीज उड़कर उसके घर की छत पर आ जाती है और उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर हमें बिल्लियों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बूढ़ी औरत अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी। फिर वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो बूढ़ी औरत बाहर आती हुई दिखाई देती है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ा हुआ है और उसे उठाकर बाहर ला रहा है। दरअसल वो बूढ़ी औरत अब मर चुकी थी और वो पुरस्कार आदमी उसकी बॉडी को उठाए हुए बाहर निकल आता है। उन्हें देखकर ट्रिश और डैरी बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। फिर से वो पुरस्कार आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। फिर वो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रिश दोबारा से गाड़ी का गियर लगाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि प्रॉब्लम कर रहा था। फिर आखिरकार जैसे ही गियर लगता है और गाड़ी को आगे भगाती है, वो पुरस्कार आदमी गाड़ी के साथ टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर ट्रिश
कई बार उसके ऊपर से गाड़ी गुजारती है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वो नहीं बचा होगा तो डैरी उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वो दोनों वहाँ से एक करीबी पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। फिर वो वहाँ पर फोन पर अपने घर वालों से राब्ता करते हैं और उन्हें झूठी तसल्ली देते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत भी वहाँ पर आ जाती है जिसने फोन पर उन दोनों से बात की थी। फिर अचानक से बाहर उसी पुरस्कार आदमी का ट्रक आकर रुकता है और कोई उस पुलिस स्टेशन की बिजली को काट देता है। फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर इमरजेंसी लाइट्स ऑन करता है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि मैं ख्वाब में फ्यूचर देख सकती हूँ और मैंने ख्वाब में देखा है कि वो एक आदमखोर है, ना कि इंसान, और वो हर 23 साल के बाद दोबारा जिंदा होता है जो इंसानों के खून और गोश्त पर जिंदा रहता है। और वो बताती है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम दोनों में से किसी एक को वो जान से मार देता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला जो कैदियों को चेक करने के लिए जाता है वो देखता है कि एक जगह वो हैवान किसी कैदी को खा रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। ट्रिश और डैरी वहां से भागने लगते हैं और एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं। काफी सारे पुलिस वालों को उस हैवान ने मार दिया था। फिर एक पुलिस वाला जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो हैवान उसे पकड़ लेता है और उसका दिल ही निकाल लेता है। फिर एक जगह जहां डैरी और ट्रिश छुपे होते हैं वो हैवान भी शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और ट्रिश को पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है और डैरी को पकड़ लेता है। ट्रिश उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो और इसके बदले मुझे ले जाओ, लेकिन वो हैवान गुस्से में सबको घूर रहा होता है और बाकी बचे पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो खिड़की को तोड़ता हुआ डैरी को पकड़कर हवा में कहीं पर उड़ जाता है। ट्रिश भी पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोई पुरानी बंद फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर जीपर क्रीपर से जुड़ा एक सॉन्ग चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस हैवान ने डैरी को बुरी तरह मार दिया होता है और उसके चेहरे की स्किन को एक जगह लटका दिया होता है। फ्रेंड्स, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। इसके और भी कई पार्ट आ चुके हैं। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम अगले पार्ट्स भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें।